गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हम बात कर रहे हैं संविधान से जुड़े हुए मुद्दों पर। अब तक हम भारतीय संविधान के भाग एक, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के प्रस्तावना, भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान सभा का गठन, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए पक्ष पर जिससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, और वो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो आज हम जिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनमें से पार्टिकुलर जो अधिकार है जिसके बारे में हम आज बात करना चाह रहे हैं वो है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या, उसे जान लेते हैं और फिर किस तरह के प्रश्न बनते हैं उसे समझ लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जानने से पहले एक सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वह है दैट इज ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में फर्क क्या है ये भी हम जानेंगे। मानव अधिकार, मानव के मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार कभी भी किसी भी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो हिंदुस्तान में जन्म ले रहा है, अमेरिका में जन्म ले रहा है, नेपाल में जन्म ले रहा है या फिर पाकिस्तान में ले रहा है। क्योंकि उसने जन्म लिया है, इसलिए जन्म के साथ ही साथ जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वो किसी भी देश की सीमा के अंदर बंधे हुए नहीं होते। वो किसी भी देश के संविधान के मोहताज नहीं होते। उन्हें हम कहते हैं मानव अधिकार। क्योंकि आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं यानी मौलिक अधिकार के बारे में, तो दूसरा हमारा प्रश्न है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मानव अधिकार की तुलना में मौलिक अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है। मौलिक अधिकार देश के संविधान से प्रदत्त जो अधिकार होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार हमेशा संविधान से प्राप्त होते हैं, हमेशा देश की सीमाओं से बंधे होते हैं, और यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनकी रक्षा उसी संविधान के अनुसार की जाती है। एक तरफ जहां मौलिक अधिकार किसी भी देश की सीमा से बंधे हुए हैं, वहीं मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान से प्राप्त होते हैं, और यहाँ हम कहें कि मानव अधिकार किसी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं है। तो जो भारतीय संविधान से संबंधित मौलिक अधिकारों के बारे में बात करनी है, उसके बारे में यदि हमें जो याद रखना है वो है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। लगभग 1215 में जो इंग्लैंड के राजा द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए थे, उस दस्तावेज को इंग्लैंड के संदर्भ में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि भारत का संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों का उल्लेख करता है, इसलिए हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों को ये सब बातें पता होना चाहिए। मैग्ना कार्टा क्या है ये पूछा जा सकता है। और एसेशन और रीजन, कथन और कारण में बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्या प्रश्न बनता है? कथन लिखा हुआ आएगा भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, ये कथन है। कारण क्या है? कारण लिखा हुआ आ सकता है भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, विकल्प आएगा कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन सही है, कारण सही है, व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही है, कारण गलत है, कथन सही है, कारण गलत है। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए तो कहते हैं क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 से शुरू हो रहा है, इसलिए आप ध्यान रखना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू हो रहा है, जबकि मौलिक अधिकार हमेशा 12 से 35 तक शुरू होंगे, है ना। और जब हम समानता की बात करेंगे, समानता के अधिकार की बात करेंगे, तब हम 14 से शुरू करेंगे।
समानता का अधिकार 14 से शुरू होता है, जबकि हम यदि मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि ये 12 से प्रारंभ हो रहे हैं। एक तो बात हुई है। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों की एक विशेषता ये भी है कि मौलिक अधिकार हमेशा राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ये जो स्टेट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य का वो मतलब नहीं है जिसे हम लोग सामान्य बोलचाल में कहते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपका राज्य कौन सा है, तो हम कहेंगे हमारा राज्य यूपी है। तो यहाँ राज्य का मतलब वो नहीं है, राज्य शब्द का मतलब वो नहीं है। यहाँ राज्य शब्द का उल्लेख का मतलब भाग 3 में उल्लिखित उन सारी संस्थाओं से है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है। उन सारी संस्थाओं का उल्लेख है जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती हैं। वो सारी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, और ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान का भाग 3 कहता है। अब देखिए, अभी पीछे कुछ महीनों पहले भारत के विधि आयोग ने बीसीसीआई को भी एक निर्देश दिया कि आपको क्या करना है। विधि आयोग ने निर्देश दिया कि आपको भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार सूचना देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी क्या है, एक राज्य हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और इसमें वो सारी संस्थाएं आती हैं जो सरकारी हैं अथवा सरकार से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती हैं। तो हम जो मैं कह रहा था अभी, वो मौलिक अधिकारों की जो दूसरी विशेषता है वो हमें राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार। तो हमेशा याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का जो नेचर है, जो मौलिक अधिकारों को प्रकृति है, वो प्रकृति निषेधात्मक होती है। क्योंकि आप जब मौलिक अधिकार देखते हैं तो हर जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा, राज्य लोगों के जो जीने का अधिकार है उसे नहीं छीनेगा, राज्य लोगों का शोषण नहीं करेगा, राज्य बाल श्रम नहीं करवाएगा। ये जो नहीं शब्द लिखा हुआ आ रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, वो निषेधात्मक है। तो ये मौलिक अधिकारों का कुछ कॉन्सेप्ट है जिस पर हमने बात की। अब देखिए, अभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मौलिक अधिकार 14 से शुरू होते हैं, लेकिन नहीं, अनुच्छेद 14 से नहीं बल्कि अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और जो अनुच्छेद 13 है, जो आज की हमारी बहस होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इस बात की शक्ति देता है, इस बात का पावर देता है, इस बात का अधिकार देता है कि वो किसी भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है उसका पुनरावलोकन कर सकती है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। कोई भी ऐसी विधि हो जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हो, जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, उन विधि का पुनरावलोकन करने की शक्ति, उन विधियों की समीक्षा करने की शक्ति अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिकाओं को प्राप्त होती है, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? कथन और कारण में बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। कारण क्या है? कारण ये है कि अनुच्छेद 13 ही वो विधि है या वो अनुच्छेद है या वो स्थान है जिसके माध्यम से न्यायपालिका किसी भी विधि का पुनरावलोकन कर सकती है। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये विधि क्या होती है? लॉ। विधि का इंग्लिश रूपांतर लॉ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 विधि शब्द को भी परिभाषित करता है, और विधि का मतलब है संसद के द्वारा बनाए गए कानून। विधि का मतलब है वे सारे एक्ट जो राज्य विधानमंडल ने बनाए हैं। विधि का मतलब है राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है, भारत सरकार ने चाहे किसी भी राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलर या परिपत्र जारी किया है, कोई ऑर्डर जारी किया है, कोई नोटिफिकेशन, कोई अधिसूचना जारी की है, किसी प्रकार का रूल बनाया है, किसी प्रकार का रेगुलेशन बनाया है, कोई नियम बनाया है, विनियम बनाया है या अध्यादेश लाए हैं, या किसी भी प्रकार की कोई प्रथा हो, वो सब विधि शब्द की परिभाषा में आ रहे हैं। ऐसा अनुच्छेद 13 में लिखा है। और लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि वो सारी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पहले की हैं, जिसे हम लोग प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहते हैं,
संविधान पूर्व की विधि, वो सारी विधि विधि शब्द की परिभाषा में आती हैं। संविधान लागू होने से पहले की बहुत सी विधियां आज भी लागू हैं। आप लोग जानते हैं सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, बहुत सारे कानून हैं जो देश की आज़ादी से और जो संविधान के लागू होने से पहले से, वो विधि भी यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि उन पर भी चेंज कर सकता है, न्यायपालिका पुनरावलोकन कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 देखिए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात भी करता है और प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात भी करता है। इसका मतलब ये है कि संविधान से लागू होने से पहले की विधि और संविधान के लागू होने के बाद की विधि, सारी विधियों को भारतीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए, भारतीय संविधान के साथ संगत होना चाहिए, मौलिक अधिकारों के साथ संगत होना चाहिए। यदि वो संगत नहीं है तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि न्यायपालिका इन विधियों का पुनरावलोकन कर सकती है। न केवल इतना पावर न्यायपालिका को दिया गया बल्कि ये भी पावर दिया गया है कि वो इन विधियों को असंगत, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये कहता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 13। क्योंकि आज हमको बात करनी है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के बारे में। तो समानता के अधिकार पर हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। समानता का अधिकार आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है और 14 से 18 तक कुल कितने अनुच्छेद हो गए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 14 और 4 18 नहीं कर देना, 14, 15, 16, 17, 18 कुल मिलाकर 5 अनुच्छेद हो गए समानता के अधिकार के अंतर्गत। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जरा देखें। पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। और मुझे मालूम है जैसे ही मैं अनुच्छेद 14 बनता हूँ तो आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात है क्या, जरा इसको सुनना। हमेशा ध्यान रखना अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हुई हैं और वो 2 बातें कौन कौन सी हैं। एक तो लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, बहुत ध्यान से सुनना, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी अगेंस्ट द लॉ। इसका मतलब ये होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दैट इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। लेकिन हमेशा आप इस बात को याद रखना, ये जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ये हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से ली है। और इंग्लैंड में एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विधि का शासन। विधि के समक्ष समानता की ये जो अवधारणा है ये हमने इंग्लैंड से ली है और इंग्लैंड में एक विद्वान है डायसी और उनका कॉन्सेप्ट है विधि का शासन यानी रूल ऑफ द लॉ और इससे प्रभावित है एक। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब है क्या। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये होता है विधि के समक्ष समानता। लेकिन दोस्तों आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ विधि के समक्ष समानता, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती है और यदि करती है तो वो गलत है। कैसे गलत है जरा देखिए। कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो इतना सक्षमता से कार्य नहीं कर पाता जितना हम और आप कर पाते हैं। अब जरा सोचिए, उसको कहा जाए कि आप 1 किलोमीटर दौड़ो और वो 10 सेकंड के अंदर अंदर दौड़ कर बताओ। सामान्य व्यक्ति भी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है और जो पीएच है वो भी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है 10 सेकंड में। क्या ये कानून के समक्ष समानता सही है? एक फिजिकली हैंडीकैप्ड जो व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर 10 सेकंड में नहीं दौड़ सकता है, या यूं कह दीजिए कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है जितना हम और आप जैसे सामान्य लोग कर सकते हैं। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इस वजह से नेगेटिव है क्योंकि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर नहीं हो सकते हैं। आपको भेदभाव तो करना पड़ेगा। आपको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग नियम बनाने पड़ेंगे और जो सामान्य प्रकार के लोग हैं उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी, उनके लिए नियम अलग बनाने पड़ेंगे। नियम अलग बनाए जाते हैं तो वो किसके तहत बनाए जाते हैं? अनुच्छेद 14 में एक बहुत छुपा हुआ प्रश्न है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अनुच्छेद 14 में केवल विधि के समक्ष समानता का ही उल्लेख नहीं है, उसमें लिखा हुआ है
विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये भी लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न तो ये होगा कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, नंबर 2 विधियों के समान संरक्षण, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 दोनों ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर होगा नंबर 3 दोनों का उल्लेख है। एक तो बात हुई। दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण का अभिप्राय क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। विधियों के समान समानता, विधियों के समक्ष समानता तो केवल ये कहता है कि विधि के सामने सभी बराबर होंगे, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। सामने कौन खड़ा है इससे कानून को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण ऐसा नहीं कहता है। वो ये कहता है कि विधि अलग अलग वर्णों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है, दैट इज विधियों के समान संरक्षण। आप लोग जानते हैं भारत में एससी के लिए अलग नियम है, एसटी के लिए अलग नियम है, ओबीसी के लिए अलग नियम है, महिलाओं के लिए अलग नियम है, बच्चों के लिए अलग नियम है। हमने उन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई है, ना केवल कैटेगरी बनाई है बल्कि उनके लिए नियम भी अलग अलग बनाए हैं, दैट इज विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका सीधा सा मतलब है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये कहता है कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। बड़ा अजीब सा लगता है। अनुच्छेद 14 को जब हम लोग देखते हैं तो उसका नाम है समानता का अधिकार, यानी सभी लोग समान होंगे, बात तो सही है। लेकिन विधियों का समान संरक्षण जो कि हमने अमेरिका से लिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को हमने यूएसए से लिया है, और ये कहता है कि स्टेट चाहे तो अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्यवाही कर सकता है। इसका मतलब है कि वो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, यानी इसका मतलब ये है। तो अनुच्छेद 14 में दोनों बातों का उल्लेख है, इस पर हमने चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में किस तरह की समानता है, उस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15 पहले तो ये समझें कि कहता क्या क्या है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग या जेंडर के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, अनुच्छेद 15 5 आधारों का उल्लेख करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। जाति, धर्म, मूल वंश, जेंडर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 ये कहता है। आगे अनुच्छेद 15 ये कहता है कि हमारे जितने भी जो तालाब है, कुएं हैं, चाहे खेलने के मैदान हैं, वो समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। वहाँ पर इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात भी अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है, लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में 5 आधारों का उल्लेख है। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। पहली बात तो है ये। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जहां ऊपर हम लोग ये कह रहे हैं कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वहीं अनुच्छेद 15(3), यदि 15 की जो धारा 3 है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन जब बात महिलाओं की होगी, लेकिन बात जब बच्चों की होगी तो राज्य चाहे तो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 15 की धारा 3 में। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 15 में दो बातें हमने देखी, और अब जिस बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज 15(4). क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था, मद्रास राज्य था। मद्रास में एक आदेश दिया हुआ था मद्रास की सरकार द्वारा, जिसे सांप्रदायिक आदेश कहा जाता है। वो क्या था? सांप्रदायिक आदेश, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कम्युनल ऑर्डर। ये सांप्रदायिक आदेश के अंतर्गत मद्रास में हर जाति के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित की गई थीं, सरकारी नौकरियों में भी, साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए हर जाति के लिए अलग अलग।
मद्रास में इस प्रकार का कम्युनल ऑर्डर चल रहा था संविधान के लागू होने के बावजूद। एक लड़की जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, उसने इसे कोर्ट में चुनौती दी। जब कोर्ट में इस सांप्रदायिक आदेश को चुनौती दी तो कोर्ट ने इस सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा, कोर्ट ने जो निर्णय दिया मद्रास स्टेट में 1951 में मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जाति के आधार पर इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं दिए जा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में निर्णय आया तब भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1951 में और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय को खारिज करने के लिए, इस निर्णय का जो प्रभाव आ रहा था उसको समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन हो रहा है 1951 में। और उसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 15 है उसमें 15(4) नाम की धारा जोड़ी जाती है। आर्टिकल 15 में 15(4) नाम की धारा जोड़ी जाएगी और जो 15(4) धारा है वो क्या है उस पर हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। अब देखिए, अभी इससे पहले जब हमने बात की विधि के समान संरक्षण और एक विधि का शासन, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से। अब जो ये आ रहा है संविधान संशोधन वाली, इससे पहले हमने जब संविधान सभा की बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करते हुए प्रथम संशोधन किया और भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी थी, वो थी 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और ऐसा ही प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नामक धारा जोड़ी गई। 15(4) क्या कहता है? ये कहता है 15(4) कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, अब कौन से पिछड़े हुए लोग? सामाजिक यानी सोशलिस्ट, एजुकेशनली यानी शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 15(4) में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ऐसा 15(4) में लिखा हुआ है। आज जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट नहीं था, इसे 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब या हम जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें एससी के लिए मेरिट अलग बनती है, एसटी के लिए मेरिट अलग बनती है। तो ये जो एससी एसटी के लिए अलग मेरिट बनती है उसका बेस है आर्टिकल 15(4). अब जो रिजर्वेशन की बात करता है तो रिजर्वेशन कहाँ पर करता है? शिक्षण संस्थाओं में आपके लिए रिजर्वेशन है, इसकी बात की घोषणा करता है अनुच्छेद 15(4). अब अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(5) पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लगभग 15 साल, कितना, 17 साल पहले 2006 डॉक्टर मनमोहन सरकार थी और उसमें आंदोलन हुआ था। सब कौन सा आंदोलन हुआ था? एससी और एसटी को तो शिक्षण संस्थानों में पहले से आरक्षण था, लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे या जिन्होंने प्रथम संविधान संशोधन किया उनकी ये स्पष्ट मान्यता थी कि जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसे उन्होंने आरक्षण से बाहर रखा। इस वजह से जो एम्स है या आईआईटी है या आईआईएम है वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। वर्ष 2006 में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन इसी से संबंधित हुआ कि हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 93वां संविधान संशोधन किया वर्ष 2006 में। 93वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत एक नई धारा जोड़ी गई, दैट इज 15(5). और 15(5) जोड़कर ये कह दिया गया कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर भी समाज के पिछड़े हुए लोगों तथा एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा। 15(4) और 15(5) में क्या फर्क हुआ? दोनों आरक्षण की बात कर रहे हैं, दोनों शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है और दूसरा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। ये फर्क है। समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करते हैं। समानता दूसरी क्या है?
दोनों मूल संविधान का पार्ट नहीं थे, बाद में जोड़ा गया। एक को प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, एक को 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए, ये जो 93वां संविधान संशोधन, उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत सरकार। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि 93वां संविधान संशोधन एकदम सही है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, ये संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। तो 15(5) को भी थोड़ा ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 16। क्या कहता है अनुच्छेद 16? अनुच्छेद 16 पहली बात तो ये कहता है कि रोजगार का सभी को समान अवसर होगा। अवसर की समानता की बात करता है, रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। आगे क्या कहता है? देखिए, आगे कई बार विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि यार इतने सारे आर्टिकल्स हम कैसे याद रखें। तो आर्टिकल्स को याद रखने का एक तरीका है, आर्टिकल को टुकड़ों में बांट दें। अनुच्छेद 16 को 5-7 टुकड़ों में बांट दीजिए। पहली बात, अनुच्छेद 16 ये कहता है क्या कि रोजगार प्राप्त करने का सभी को समान अवसर होगा। आगे क्या कहता है? राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वो आधार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 16 में उन अधिक आधारों का उल्लेख है, और वो टोटल 7 आधार है जिनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जरा देखिएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 तो हम अनुच्छेद 15 में भी देखे थे, 2 एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, और वो 2 कौन से हैं? एक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आपके उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रह रहे हैं, अर्थात निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 5 और 2 7 आधार हो गए, जिन पर आर्टिकल 16 में जो लिखे हुए हैं कि राज्य रोजगार देते समय इन आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आर्टिकल 16 में जो अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16 है, उसकी धारा 3 को जरा देखें तो 16(3) बहुत महत्वपूर्ण धारा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, निवास के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? ऊपर जो बात लिख रखी है उसका अपवाद है अनुच्छेद 16(3), और वो क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ऊपर कह रहा है भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 16(3) कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है। लेकिन साफ लिखा हुआ है, इस संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। अनुच्छेद 16(3) में कहता है कि राज्य अगर चाहें कि अपने यहाँ की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें उन लोगों को, वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, निवास के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। कहाँ लिखा हुआ है? 16(3) में लिखा हुआ है। उदाहरण आपके नाम कोई आ रहा होगा, कोई ऐसा उदाहरण जिससे के द्वारा संसद में ऐसा कोई कानून बनाया गया हो कि जिसके द्वारा किसी पार्टिकुलर एरिया के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। अभी 98वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 98वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 371(j). और ये जो अनुच्छेद 371(j) है वो क्या कहता है? वो कहता है कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां देता है। 98वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया अनुच्छेद 371(j) क्या प्रावधान करता है? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्तियां देते हुए कह रहा है कि कर्नाटक हैदराबाद रीजन, कर्नाटक का एक पार्टिकुलर एरिया जिसमें बीदर वगैरह आते हैं, तो कर्नाटक हैदराबाद जो एरिया है उस संदर्भ में कर्नाटक का राज्यपाल, याद रखिए, कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी और उस रीजन के लोगों को सरकारी नौकरियों में वो प्राथमिकता दे सकेगा, उस पार्टिकुलर एरिया के विकास के लिए कुछ काम कर पाएगा। ऐसा 98 अमेंडमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16(3) में यही तो लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर पार्टिकुलर एक एरिया के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। लेकिन ये प्रावधान करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। ऐसा अनुच्छेद 16(3) में लिखा हुआ है।
अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की। आर्टिकल 16(4) इज द बेस ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियां, जो शब्द है सरकारी नौकरियां, लोक नियोजन है ना, लोक नियोजन या सरकारी नौकरियां 371 जी हमने 98 संशोधन के द्वारा जोड़ा। हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए जो पार्टिकुलर एरिया है उसमें राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई। अब हम आर्टिकल 64 की बात करें, अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) भारत में आरक्षण का आधार है सरकारी नौकरियों ना। आरक्षण अब सही या गलत है, इसको हम इस समय तो यूज नहीं कर सकते कि सही है या गलत है। हमें केवल आज समानता की बात कर रहे हैं, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, और जब पर्टिकुलर कभी हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तब देखेंगे। अब 16(4) क्या कहता है? 16(4) ये कहता है कि यदि राज्यों को ऐसा लगता है कि जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं या जो ऐसे लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 16(4) में। समाज के पिछड़े हुए लोग और ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा कहता है आर्टिकल 16(4). कैसे करोगे व्यवस्था? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन पिछड़ा वर्ग है? तो इस संदर्भ में थोड़ा सा दूर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 340। वो ये कहता है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जो इस बात का पता करेंगे कि हिंदुस्तान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग कौन हैं। ऐसा अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है, और इसके लिए कमीशन बनाने की बात की गई। और ऐसा कमीशन कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के लिए ये जो अनुच्छेद 340 में जो बातें लिखी हुई हैं, उस आधार पर राष्ट्रपति जी ने आयोग गठित किया 1953 में। कौन सा आयोग? 1953 में कौन सा आयोग बनाया था? काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति जी ने इस आयोग का गठन किया था। 1955 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और आयोग ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद में मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री, तब मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1978 में बीपी मंडल, देखिए बहुत विवादित रहा, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिहार के बहुत बड़े नेता थे, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। ये जो मंडल आयोग है ये 1979 1 जनवरी 1979 से काम करना शुरू करेगा। इस आयोग का गठन भी अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत किया गया था। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी, और तब तक मोरारजी देसाई सरकार जा चुकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। मंडल आयोग की सिफारिशों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे अगस्त 1990 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को आरक्षण दिया। और ये जो आरक्षण दिया गया ओबीसी को, ये आरक्षण था 27%। थोड़ा गवर्नमेंट रेशियो में यही आता है। और अगर ओबीसी की यदि हम बात कर रहे हैं तो ओबीसी को आरक्षण यहाँ यूपी में 27% दिया गया है ना। और केंद्र सरकार भी क्या कह रही है? 27% आरक्षण दे रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया गया है, और वही यूपी में भी है। और ये जो आरक्षण है ये मंडल आयोग की सिफारिश के द्वारा अगस्त 1990 में बीपी सिंह की सरकार में दिया गया। अब इसके बाद में सामान्य वर्ग ने भी आरक्षण की मांग कर दी। सामान्य वर्ग को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। अब सामान्य वर्ग को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, इन दोनों प्रकार के आरक्षण को इंदिरा साहनी बाद में चुनौती दी गई। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से इस मामले को जाना जाता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 को, देखिए याद रखना, इंदिरा साहनी वाला जो वाद है वो आरक्षण के संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा मामला है। 1992, 16 नवंबर 1992। अब देखें क्या मामला था। ओबीसी को 27% आरक्षण और सामान्य वर्ग को जो आर्थिक आरक्षण पर रिजर्वेशन दिया उसको कोर्ट में चैलेंज किया।
और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि उनको आरक्षण दिया जा सकता है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के आधार पर। दूसरी बात कही, सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब है कि आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस वजह से आर्थिक आधार पर इस संविधान के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा। फिर उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, यानी जो आरक्षण आता है, जो वैकेंसीज आती हैं, उसमें से 50% पदों को आप आरक्षित कर सकते हैं। बाकी जो बचा 50% जो बचा वो सामान्य वर्ग के लिए होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आरक्षण का फायदा लेकर जो व्यक्ति सरकारी नौकरियों में आ जाता है, यानी क्रीमी लेयर में जो मलाईदार तबका है, क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा प्रमोशन में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अब देखिए, जो तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है, उसी को जरा देखिए। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया, और आपका जो प्रश्न हो सकता है कि 69% तमिलनाडु में आरक्षण कैसे, तो इसको एकदम क्लियर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ शब्दों में इंदिरा साहनी वाले मामले में कहता है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। तमिलनाडु में 69% जो आरक्षण का प्रावधान है वो कैसे किया गया, इसके लिए हमने एक 76वां संविधान संशोधन किया 1995 में। 1995 में 76वां संशोधन करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया, और वो वाला जो कानून है उस कानून को हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और आप लोग जब मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि 9वीं अनुसूची वो अनुसूची है जिसमें किसी कानून को यदि शामिल कर दिया जाए तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए क्या कहा था, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले का कोई कानून यदि 9वीं अनुसूची में शामिल है और वो कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो कोई बात नहीं, उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई नया कानून अनुसूची 9 में डाला गया है और वो संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, कोई उसे कोर्ट में चैलेंज करता है, तो कोर्ट न केवल उसकी समीक्षा कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है, बल्कि कोर्ट को यदि लगता है कि ये बातें संविधान के खिलाफ हैं तो वो उसे रद्द भी घोषित कर सकता है। 76वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में जब तमिलनाडु के लिए 69% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया और हमने जब इसे 9वीं अनुसूची में डाला तब उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। तमिलनाडु की सरकार ने, भारत सरकार ने ये साबित किया कि तमिलनाडु में विशेष परिस्थितियां हैं, जैसा कि इंदिरा साहनी वाले मामले में कहा था कि विशेष परिस्थितियां होने पर आरक्षण 50% से ज्यादा किया जा सकता है, ये साबित कर दिया। पिटीशन खारिज कर दी गई और इस वजह से तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखें। तो इंदिरा साहनी वाला जो मामला है वो आरक्षण के संदर्भ में सबसे बड़ा मामला है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बातें 16(4) के अंतर्गत संविधान में लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 16(4) और 15(4) में फर्क क्या है? अनुच्छेद 15(4) भी आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 16(4) भी आरक्षण की बात करता है। 15(4) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय आरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 16 के बाद अनुच्छेद 17। अब देखिए, अनुच्छेद 17 बहुत पॉपुलर आर्टिकल है और आप लोग जानते हैं, जैसे मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 17 में किस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 छुआछूत की समाप्ति की बात करता है, अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है अनुच्छेद 17। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 17 में ये जो छुआछूत की समाप्ति की बात कही गई है, इसको याद रखने
मात्र से अपना काम नहीं चलेगा। इससे अपना काम नहीं चलेगा। आपको वो कानून भी पता होना चाहिए जो अनुच्छेद 17 को आधार बनाकर किए गए हैं। आपको पता होगा 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, उसका नाम है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये अनुच्छेद 17 को ही आधार बनाकर बनाया गया है। और अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा 20 मार्च ना, कितने लगभग दो ढाई साल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था एस के महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वो था 20 मार्च 2018 ना, 2018। आपको पता होगा 1955 में हम लोगों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, उसका नाम है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये अनुच्छेद 17 को आधार बनाकर ही बनाया गया है। और लगभग अभी 2018 में 20 मार्च 2018, लगभग देख लीजिए कितने समय हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था एस के महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 20 मार्च 2018 को वो डिसीजन था। SC/ST एक्ट जो 1998 बनाया गया था, SC/ST एक्ट शेड्यूल कास्ट यानी SC/ST निवारण कानून जो राजीव गांधी सरकार में बनाया गया था, उसका आधारभूत अनुच्छेद 17 ही है ना। तो ये जो हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते समय एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हुए चलते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो इन दोनों एक्ट को ध्यान रखना, एक 1955 में बना है और एक बना है 1989 में। समानता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग लास्ट जिस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, दैट इज आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। क्या कहता है अनुच्छेद 18? बहुत सामान्य सी बात कहता है, और वो है टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत किया है। इसके साथ हमने पदवियों का अंत किया है। ये है अनुच्छेद 18। लेकिन किस प्रकार की उपाधियां, किस प्रकार के टाइटल्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। सेना और शिक्षा संबंधित उपाधियों को छोड़कर, सेना आप लोग जानते हैं वहाँ परमवीर चक्र दिए जाते हैं, कीर्ति चक्र दिए जाते हैं, वीर चक्र दिए जाते हैं, शौर्य चक्र दिए जाते हैं, और भी बहुत सी उपाधियां दी जाती हैं, तो उन पर रोक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर डॉक्टरेट की उपाधि की बात करते हैं, डीलिट की बात करते हैं, तो उन उपाधियों पर रोक नहीं है। बाकी सारी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। इस बात का भी उल्लेख है अनुच्छेद 18 में। आज हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार देखा और बहुत डिटेल में पढ़ा। अब जब हम कल बात करेंगे, कल हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। इतनी देर तक आपने मुझे सुना और मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक काम जरूर कीजिए, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।